तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन थिंकिंग के बारे में, कि एक्चुअल में डिजाइन थिंकिंग होता क्या है। ठीक है, और आप अगर कुछ पूछना नहीं चाह रहे तो प्लीज आप म्यूट कर लो अपनी साइड से, है ना, उससे थोड़े से डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो डिजाइन थिंकिंग क्या होता है हम उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इंटीरियर डिजाइनिंग हमें सीखनी है तो पहले सबसे पहले हमारे बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल्स वो हमारे क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पर वहां पर जा सकते हैं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही, कि हम ना सारा फोकस अपना सॉफ्टवेयर पर देते हैं कि हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे। ठीक है, और वहां से डिजाइनिंग होगी। देखिए, सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो खाली हमारा कितना होता है, वो 20% होता है कंप्लीट वर्क में, और जितना 80% काम होता है आपकी थिंकिंग पर, उसी के थ्रू सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि डिजाइन थिंकिंग होता क्या है। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। देखिए, डिजाइन थिंकिंग एक प्रोसेस होता है, एक समझने का। जिन भी क्लाइंट्स के साथ हम जब काम करते हैं, उनका इंटीरियर करते हैं, उनको समझने का, आइडेंटिफाई करने का, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, और जो प्रैक्टिकली, मतलब कि जब हम उनके घर का इंटीरियर करते हैं तो प्रैक्टिकल, वो फंक्शनल, वो एक तरीके से उसका एक ब्यूटीफुल सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग। अब डिजाइन थिंकिंग में भी अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल्स में यहां पर समझेंगे। ठीक है, अब डिजाइन थिंकिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखिए डिजाइन थिंकिंग सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है थिंक लाइक ए डिजाइनर। जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम एज ए इंटीरियर डिजाइनर काम करते हैं मार्केट में, तो हमें एक डिजाइनर की तरह ही हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, कि किस तरीके से हमें इस चीज को डिजाइन करना है, वो प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है सोल्व रियल प्रॉब्लम्स। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग किसी के घर पर खाली पेंट्स वगैरह, फर्नीचर प्लेसमेंट हो गया, फॉल सीलिंग लाइटिंग हमने वहां पर प्लेस कर दी, ये नहीं होता। इंटीरियर का जो मेन मतलब होता है वो होता है किसी भी घर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए वो अपने घर का इंटीरियर करवाते हैं। देखिए, सुंदर लगने के लिए तो करवाते ही हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम वहां का घर का क्या करते हैं, इंटीरियर करवाते हैं। तो उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो सोल्व रियल प्रॉब्लम्स, इसके बाद हमारी थिंक लाइक ए डिजाइनर, सोल्व रियल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद फोकस ऑन यूजर्स। जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन पर हमें मेन फोकस हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब किस तरीके से वो चीजें हमें करनी है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसके बाद है हमारा यहाँ पर क्रिएट फंक्शनल स्पेस। जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटीरियर डिजाइनिंग खाली किसी के घर का कलर्स वगैरह, फर्नीचर प्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, वो उसका मतलब होता है कि उसके जो स्पेस को है उसको फंक्शनली, ठीक है, उसको एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना। ठीक है, सीक्वेंस में हर चीजों को डिजाइन करना। इसके बाद होता है बैलेंस ब्यूटी एंड प्रैक्टिलिटी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर जगह हम रंग बिरंगे कलर्स कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज का एक कॉन्ट्रास्ट होता है, एक मतलब होता है, उसी के बेसिस पर हम चीजों को डिजाइन करते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये मेन चीजें होती हैं जो थिंकिंग में, डिजाइन थिंकिंग में हम यहाँ पर समझते हैं। इन्हीं के थ्रू पूरी की पूरी डिजाइनिंग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हम ज्यादातर हम सोचते हैं कि जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो किसी के स्पेस को हमें एक्सपेंसिव दिखाना है। ठीक है, देखिए डिजाइन कोई हम इंटीरियर डिजाइन जब हम करते हैं तो किसी के स्पेस को एक्सपेंसिव दिखाना इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं होती, कि उसके स्पेस को बेटर कैसे हम कर सकें, जो कि जो क्लाइंट्स हैं उनको वो यूज में आ सके। अगर मैं कुछ रियल एग्जांपल्स के तौर पे बात करूं, कि एक दो घर है, एक हाउस वन है और हाउस टू है। एक घर में आप एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक क्लाइंट आपको कह रहा है कि सर मेरा घर बड़ा एक्सपेंसिव बनाओ, आपने बनाया। अब एक्सपेंसिव का भी मतलब अलग अलग हो सकता है, लग्जरी का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि वो बोलता है आपको इटालियन मार्बल, एक्सपेंसिव सोफा, डिजाइनर लाइट्स या लग्जरी वॉलपेपर्स आप वहां पर लगा रहे हो। ठीक है, आपने ये सारी चीजें डिजाइन करी, लेकिन
उस घर में स्टोरेज की कमी है, किचन अनकंफर्टेबल है, या जो वार्डरोब है वो ओपन नहीं होती प्रॉपर तरीके से, या जो डाइनिंग टेबल है उसके आसपास का एरिया ब्लॉक हो चुका है। तो आपने इतना एक्सपेंसिव इंटीरियर करा उनके घर का, इतना लग्जरी करा, लेकिन जो बेसिक चीजें थी जिससे कि स्टोरेज नहीं है, किचन अनकंफर्टेबल है, वार्डरोब प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होती है, मतलब ओपन हो रही है तो सामने बेड है वो अड़ जा रहा है उसके गेट्स के साथ, या डाइनिंग टेबल कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो है डाइनिंग टेबल की, आपने वहां पर प्लेस भी करती, लेकिन उसके आसपास का एरिया ब्लॉक हो चुका है, तो ऐसी डिजाइनिंग का कोई भी मतलब वहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं है। अब हम हाउस नंबर 2 की बात करें, उनका एक मतलब उनको लग्जरी भी चाहिए, एक्सपेंसिव भी चाहिए, ठीक है, और देखने में काफी अच्छा लगे, लेकिन हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग स्पेसियस हो, ठीक है, अपनी जगह सुटेबल हो। जैसे कि उन्होंने इटालियन मार्बल नहीं रखा, वहां पे सिंपल टाइल्स रखी, बजट फर्नीचर वहां पर प्लेस करा, हमने वहां पर प्रॉपर तरीके से स्मार्टली वहां पर स्टोरेज हमने ली है, प्रॉपर लाइटिंग हमने वहां पर करी है, और कंफर्टेबल लेआउट हमने वहां पर बनाई है। तो ये क्या है, ये एकदम परफेक्ट डिजाइनिंग है। तो डिजाइनिंग का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी के घर को एक्सपेंसिव लग्जरी दिखाना ही खाली डिजाइनिंग नहीं होती है, उनकी प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात करते हैं, डिजाइन थिंकिंग स्टार्ट बिफोर डिजाइनिंग। देखिए, जो जो डिजाइन थिंकिंग है वो हमें डिजाइनिंग से पहले हमें सोचनी पड़ती है। मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में, हम सारे का सारा फोकस किस पर करते हैं, खाली सॉफ्टवेयर पर, कि हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और सारी की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन इस तरीके से हमें काम नहीं करना है। हमें देखना है कि किस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से वहां पर हर एक चीज को मैनेज करके चलना है, ठीक है। अब जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें ज्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि उनको काम मिला, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको क्लाइंट मिला, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, खाली ऑटो कैड ओपन करते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनकी की ड्राइंग्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, स्मार्ट डिजाइनर का काम नहीं होता है, ठीक है। एज ए डिजाइनर जब आप काम करते हो तो ये प्रोसेस नहीं होता है, इस तरीके से आपको काम नहीं करना है कभी भी। किस तरीके से काम करना है, देखिए, जो प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, जो एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है, हमें हर एक चीज का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले क्लाइंट की इंक्वायरी आपके पास आती है, उसके बाद अंडरस्टैंड द क्लाइंट, क्लाइंट को समझना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है, उसके बाद ही लास्ट का काम है ना आपकी डिजाइनिंग का। इसके बाद आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्लाइंट की इंक्वायरी आई, क्लाइंट को हमने समझा, क्योंकि सबसे पहले जब कॉल आती है क्लाइंट की तो सबसे पहले हम क्लाइंट से पूछते हैं ना कि सर रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पर आपका डिस्कशन फिर आगे चलता है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आपने पूछी, अंडरस्टैंड देयर लाइफ स्टाइल, तो उनका क्या लाइफ स्टाइल है उसके बारे में आप समझोगे यहाँ पर। इसके बाद उनके बजट को आप यहाँ पर समझोगे, उसके बाद प्रोसेस होता है आपका डिजाइनिंग का। सबसे पहले आपने सारे प्रोसेस फॉलो करे, उनके बारे में समझा, ठीक है, जब आपने हर एक चीज यहाँ पर स्टार्ट की है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर, हु इज द यूजर। जब यूजर आता है आपके पास, जो क्लाइंट है, देखिए, इस सीरीज में जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं आपको जिस तरीके से, वो एकदम बिजनेस ओरिएंटेड चीजें हम डिजाइन करते हैं, उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। हम क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इस फील्ड में आप मल्टीपल वे से आप अर्निंग कर सकते हो। तो अर्निंग के सोर्सेज क्या है वो तो आने वाली वीडियो में, जैसे जैसे हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आगे आगे जैसे वीडियो आएंगी उसमें हम समझेंगे। लेकिन किस तरीके से मल्टीपल वे से हम अर्निंग कर सकते हैं, खाली डिजाइनिंग करके ही हम इसमें पैसा नहीं कमा सकते, मल्टीपल वे से अर्निंग कर सकते हैं। और जब आप उन चीजों को देखोगे समझोगे तो आपको समझ आएगी कि हाँ यार, इस फील्ड में हम मल्टीपल वे से हम अर्निंग कर सकते हो और काफी अच्छी अर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हो। सबसे क्योंकि लेकिन सबसे पहले ये जो थियोरटिकल चीजें हैं ना इंटीरियर डिजाइनिंग में, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम आगे चीजों को समझ पाएंगे, वरना आपके वो बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप टोटली आपका फोकस किस पर रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर पर रहेगा, और वो चीजें आपके लिए वेस्ट हो जाएंगी। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर, अंडरस्टैंड द यूजर। यूजर को हमें समझना पड़ेगा, यूजर है कौन। सबसे पहले उसका एज ग्रुप हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि यूजर है कौन।
इसके बाद हमें यहाँ पर जेंडर, ठीक है। अब देखिए, अब जेंडर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ज्यादातर घरों में क्या होता है कि 3-4 लेडीज हैं, 1 जेंट्स है, या ऐसा होता है कि 3-4 जेंट्स है या 1 लेडीज है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जब लेडीज ज्यादा होंगी उस घर में तो चीजें अलग तरीके से डिजाइन की जाती हैं, जेंट्स ज्यादा हैं तो वो चीजें अलग तरीके से डिजाइन करी जाती है, क्योंकि मैच्योरिटी किसकी होगी, मतलब ज्यादा लोग कौन होगा, अगर जेंट्स ज्यादा है तो उनकी सलाह ज्यादा चलती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होगा, लेडीज ज्यादा है तो लेडीज के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मतलब जो जेंडर है, लेडीज है जेंट्स है, वो कौन है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशंस क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डेली रूटीन क्या है इनका, ठीक है, उस रूटीन को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। एक सेकेंड, एक बार जो स्टूडेंट है म्यूट कर लो आप इसे। ठीक है, डेली रूटीन को हमने यहाँ पर समझा, और ठीक है, डेली रूटीन हो गया, उसके बाद लाइफ स्टाइल को हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद फैमिली साइज क्या है, कितने लोग हैं उस घर में, ठीक है। इस नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसमें हॉबी, ठीक है, तो हॉबीज क्या है उनकी, तो इन चीजों को हमें समझकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूजर को समझना पड़ेगा, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझे, अब मान के चलिए कि हमें एक बेडरूम डिजाइन करना है, लेकिन 2 लोगों के लिए डिजाइन करना है। इसमें जो एक बेडरूम डिजाइन करना है वो एक 22 साल का एक लड़का है, ठीक है, उसके लिए हमें डिजाइन करना है, और दूसरा रूम हमें डिजाइन करना है जो 60-65 साल के हैं, ठीक है, थोड़े से ओल्ड एज है। अब जो 22 साल का जो लड़का होगा उसके, वो क्या है, एक बैचलर है, अब उसकी नीड क्या है उस कमरे से, उसको सबसे पहले जो उनका बेड होता है, तो बेड तो दोनों में हम सेटअप वहां पर करेंगे। जो 22 साल का लड़का है, ठीक है, उसकी नीड क्या है कि उसमें एक गेमिंग सेटअप होना चाहिए, स्टडी टेबल होना चाहिए, और वार्डरोब यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो 65 साल के हैं उनको क्या है, वो एक सीनियर सिटीजन है, तो उनकी नीड क्या होगी, एक लो बेड हाइट, उनकी मतलब इनके जो बेड की है उनकी हाइट काफी लो होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा नाइट लैंप्स वगैरह होनी चाहिए, ज्यादा तेज लाइट्स में नहीं रहते हैं। इसके बाद वो एंटी स्किड जो फ्लोरिंग्स होती हैं, फिसलने वाली टाइल्स ना हो, और आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें उस रूम में, तो इतना मोमेंट भी हमारा वहां पर होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या हुआ है, रूम सेम है, साइज सेम है, लेकिन क्या है कि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए यूजर को हमें समझना पड़ेगा। अगर उस घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं और चारों के अलग अलग कमरे हैं, तो हर किसी की नीड को समझ कर ही हमें वो चीजें वहां पर डिजाइन करनी पड़ती है, और जब ही हम उन चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का बजट सेम हो सकता है या बजट भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें वो चीजें डिजाइन करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि 22 साल वाले को 65 साल की डिजाइनिंग हम कर देंगे, 65 साल वाले को हम सोच रहे हैं कि हम यंग एज है तो उनके अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर देंगे, नहीं, पहले यूजर को समझना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग हमें वो चीजें डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है व्हाट डज द क्लाइंट वांट, कि क्लाइंट चाहता क्या है मेनली, ठीक है, क्लाइंट क्या चाहता है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर, कि क्लाइंट चाहता क्या है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को हमने समझा कि क्लाइंट या मतलब हमारा यूजर कौन है, उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट वांट्स, क्या चाहता है क्लाइंट, सबसे पहले हर कोई चाहता है कि हमारा घर काफी सुंदर हो, उस तरीके से चीजें वहां पर डिजाइन की जाए। इसके बाद एक कंफर्टेबल होम हो, ठीक है। अब देखिए, डिजाइनिंग ऐसी भी नहीं करनी है कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके बाद स्टोरेज, देखिए सबसे ज्यादा घरों में प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर मेट्रो सिटी के हाउस होते हैं, जो फ्लैट होते हैं, कि एरिया हमारे पास छोटा होता है, सामान हमारे पास काफी ज्यादा होता है, फैमिली मेंबर्स भी ज्यादा होते हैं, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत होती है,
ठीक है। तो स्टोरेज का सॉल्यूशन किससे निकलता है? मेनली इंटीरियर से ही निकलता है, जब भी हम उस घर में प्रॉपर तरीके से स्टोरेज वहां पर बना पाते हैं। ठीक है। इसके बाद हर एक चीज उनके बजट के अंदर होनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि यार जो भी चीज हमारे यहाँ पर डिजाइन हो वो एकदम बजट के अंदर हो, ज्यादा हमें पैसा खर्च ना करना पड़े, एक मॉडर्न लुक हो यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि डिजाइनिंग में क्या है, कि डिजाइनिंग में क्लाइंट हर कुछ चीजें चाहता है कि यार काफी अच्छा लगे, घर कंफर्टेबल हो, स्टोरेज प्रॉपर हो, बजट मेरे अंदर हो हर चीज। ठीक है। और वो एक मॉडर्न लुक वहां पर निकल कर आए। इसके बाद यहाँ पर इजी मेंटेनेंस है। अगर कोई चीज खराब भी हो जाए हमारे घर में, जब हम इंटीरियर कराते तो हर चीज है, देखिए जब हम घर भी बनाते कंस्ट्रक्शन करते तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सिविल वर्क होता है तो उसकी भी मेंटेनेंस हमें 1 साल 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ घर में होती रहती है दिक्कतें, जो हमें हमें ठीक करवानी पड़ती हैं। जैसे कि पेंट होता है, तो ये तो बेसिक चीजें कि जो 2 3 साल 4 साल में हमें करवाना ही पड़ता है। इसके बाद फ्यूचर रेडी डिजाइन हो, देखिए डिजाइन ऐसे हो कि जो भी रिक्वायरमेंट, मतलब डिजाइन, मतलब कि जैसे कि आज वो चाह रहे तो आने वाले 10 15 साल तक भी वो डिजाइन काफी अच्छा लगे। ऐसे बोलते हैं ना कि ये आउटडेटेड डिजाइन हो गया, पहले चलता था आज के टाइम पे नहीं चलता। तो हमें ऐसे डिजाइन क्रिएट करने की जो आज से, अगर हम 15 साल की बाद की भी बात करें तो वो डिजाइन सुटेबल लगे कि हाँ यार ये अच्छे लग रहे, आज के हिसाब से भी इसी तरीके की डिजाइनिंग की जाती है। अब कुछ चीजें, चलो इसको हम एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। अब देखिए क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे एक लग्जरी इंटीरियर चाहिए। ठीक है। अब डिजाइनर क्या समझता है? देखिए लग्जरी का मतलब हम क्या समझते हैं कि हर एक चीज परफेक्ट हो। ठीक है। काफी अच्छी अच्छी चीजें वहां पर हो, एक्सपेंसिव चीजें वहां पर हो। हम यही इन्हीं चीजों को हम क्या समझते हैं? हम इनको एक्सपेंसिव समझते हैं, एक लग्जरी हम यहाँ पर समझते हैं। अब लग्जरी का मतलब डिजाइनर्स के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, आप लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि इटालियन मार लग्जरी कह रहे हैं तो इटालियन मार्बल लगाएंगे, वुडन फ्लोरिंग होगी, प्रीमियम लाइटिंग, स्मार्ट होम्स, बेटर स्पेस प्लानिंग यहाँ पर होगी। देखिए जो लग्जरी का है वो हर क्लाइंट के लिए अलग होता है। ठीक है। किसी के लिए लग्जरी का मतलब होता है कि काफी सुंदर लगे, थोड़ा सा इफेक्टिव लगे, और काफी लोगों के लिए वो लग्जरी ही होती है, लेकिन उस लग्जरी के अकॉर्डिंग उनका बजट भी होना चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग जो भी करते हैं, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, इंटीरियर डिजाइनिंग उनके बजट के हिसाब से होती है। ठीक है। अगर उनका बजट ही 10 लाख रुपए का है तो आप वहां पर 20 लाख की डिजाइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें आपके हाथ में। अगर आपके क्योंकि जब आप डिजाइनिंग करते हो तो डिजाइनिंग ऐसा नहीं करते कि कुछ भी उठाया आपने कुछ भी डिजाइन कर दिया। डिजाइनिंग की जाती है उनके बजट के अकॉर्डिंग, कि अब जो डिजाइनिंग में आप मटेरियल लगा रहे हो वो उनके बजट के अंदर है भी या नहीं है, जब वो डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें वहां पर डिजाइनिंग करनी है। लेकिन अब थिंक अबाउट फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? देखिए जो रूम्स होते हैं हमारे, जो किचन्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? जो हम डिजाइनिंग करते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है। वो पर्पस भी हमें वहां पर क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बेडरूम का फंक्शन क्या होता है? हम वहां पर सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, हमारी वहां पर स्टोरेज भी होती है, जैसे कि अलमीरा होते हैं, वार्डरोब हम वहां पर बनाते हैं, और ड्रेसिंग होती है। ठीक है। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर कपड़े वगैरह जो हमारे रखे जाते हैं, एक ड्रेस एरिया जो होता है। ठीक है। वो होता है। तो बेडरूम का फंक्शन यही होता है, हम सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं अपने कमरे में। स्टोरेज हमारी वहां पर होती है, जैसे कि वार्डरोब वगैरह हमारा सामान रहता है, सारी चीजें, और ड्रेसिंग एरिया हमारा होता है अलग से। ठीक है। तो इसी के लिए खाली बेडरूम यूज होता है। अब हम यहाँ पर हम किचन का काम तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिविंग रूम का तो काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये मेनली किस चीज के लिए बेडरूम डिजाइन किया जाता है, वो यही 4 पॉइंट होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पर हम डिजाइनिंग करते हैं। तो उनको सोना है तो और रिलैक्स करना है तो उसके लिए एकदम कंफर्टेबल तरीके से चीजें हमें डिजाइन करनी पड़ती है, स्टोरेज की कमी ना हो और ड्रेसिंग एरिया आपका हो। इसके बाद जो किचन का फंक्शन क्या होता है? कुकिंग, हम खाना बनाते हैं। ठीक है। वॉशिंग, आजकल के जो मॉडर्न घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, किचन के साथ ही वहां पर एक वॉशिंग एरिया दिया जाता है। ठीक है। ज्यादातर जो फ्लैट्स हैं आजकल हाई राइज बिल्डिंग है,
जैसे कि आप M3M में जाओगे, गोदरेज में जाओगे, मेरिडियन में जाओगे, तो ये ऐसी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, बड़ी कंपनी है, जहां पर आप वहां के फ्लैट देखोगे, उनके अगर लेआउट देखोगे तो वहां पर किचन के साथ ही उनका एक वॉशिंग एरिया होता है साथ में, ठीक है। तो वहीं पर कपड़े वगैरह वहीं पर धोते हैं उसको वॉशिंग मशीन के थ्रू। इसके बाद स्टोरेज होती है हमारी, उसके बाद क्लीनिंग होती है, ठीक है। तो किचन में हमें क्या चाहिए, मेन चीज हमें खाना बनाना है, कंफर्टेबल हो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद वॉशिंग एरिया हमारा वहां पर है, स्टोरेज प्रॉपर है, जो हम कैबिनेट्स वहां पर बनाते हैं जिसे हम मॉड्यूलर किचन बोलते हैं। इसके बाद और क्लीनिंग हमारी वहां पर इजिली हो जाए, ऐसे भी डिजाइनिंग नहीं करनी और ऐसे मेटेरियल यूज नहीं करने हैं किचन में कि जिनकी क्लीनिंग करने में ही काफी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है क्लाइंट को, ठीक है। इसके बाद अब लिविंग रूम के फंक्शंस की बात करें तो हम वहां पर बैठते हैं, टुगेदर करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, गेस्ट आते हैं और फैमिली टाइम हमारा वहां पर होता है। इसी के लिए लिविंग एरिया का यूज किया जाता है मेनली, और कोई पॉइंट्स तो नहीं है। हम वहां पर बैठते हैं, सिटिंग एरिया होता है जो कि हम फैमिली मेंबर्स के साथ वहां पर बैठ जाते हैं, टीवी होता है, हमारे बेडरूम में भी होता है, लेकिन जब हमें फैमिली के साथ देखना तो हम हमेशा लिविंग रूम में ही देखते हैं बैठ के। इसके बाद गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट भी हमारे वहीं पर रुकते हैं। इसके बाद ऑफिस फंक्शंस की बात करें तो प्रोडक्टिविटी, मतलब हम ऑफिस में क्या करते हैं, काम करते हैं ना बैठ के आराम से, तो प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हम वहां पर मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, हमारा फोकस रहना चाहिए। इसके बाद जो कोलैबोरेशंस होती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ए, ए, अब किस तरीके से, देखिए हर एक चीज का फंक्शन अलग होता है। अब आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, अब रेस्टोरेंट का पर्पस क्या होता है, खाली सुंदर दिखना। अब सुंदर दिखने के तौर पे तो हम एक बार तो चले जाएंगे, लेकिन अगर उसका खाना ही अच्छा नहीं है तो क्या हम वहां पर दोबारा जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो खाली जो रेस्टोरेंट है उसका सुंदर दिखना ही हर एक चीज नहीं होती, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो रेस्टोरेंट में हम क्यों जाते हैं मेनली, कि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हम वहां पर फील करें, थोड़ा सा अच्छा फील करें, फूड इंजॉय करें, दोबारा आए, ठीक है। और इसी को हम डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो जब कस्टमर जो बैठता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में क्यों आया है, कि वो कंफर्टेबल इजीली आराम से वहां पर बैठ सके, रिलैक्स कर सके, फूड इंजॉय करे, और उसको जो इन्वायरमेंट है वो भी काफी, अब ऐसी भी डिजाइनिंग नहीं करनी कि एक टेबल के साथ दूसरी टेबल चिपकी पड़ी है, मतलब आपस में काफी स्टोरेज से रिलेटेड, या थोड़ा सा वहां पर जो वॉकिंग मोमेंट है वो हमारा वहां पर प्रॉपर ना हो, कि कोई आ रहा है जा रहा है तो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो सामने वाला देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की डिजाइनिंग कभी भी नहीं की जाती है। तो रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें, अंडरस्टैंड लाइफ स्टाइल। देखिए जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो क्लाइंट की हमें लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल में कैसे, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज एवरीथिंग, ठीक है। तो उनकी लाइफ स्टाइल को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर ऑफिस जॉब, ठीक है, कि जो क्लाइंट है, जो यूजर है आपका, वो जॉब करता है, ठीक है, या अपना बिजनेस है, उन चीजों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम है। इसके बाद जॉइंट फैमिली है उनकी, नहीं, देखिए थोड़ा सा ये चीजें आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन डिजाइनिंग इन्हीं के बेसिस पर की जाती है, इनके बिना डिजाइनिंग नहीं कर सकते आप। क्योंकि जिस क्लाइंट के आप घर का इंटीरियर आप करोगे, आपको उनके बारे में नहीं पता होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब खाली वॉल्स पर पेंट करना, फर्नीचर प्लेस कर देना, लाइटिंग वगैरह लगाना, ये नहीं होता। इंटीरियर डिजाइनिंग अपने घर पर लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा एक स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कंफर्टेबल वो फील कर सकें, एक थोड़ी सी उनकी फीलिंग काफ़ी अच्छी है, लग्जरी थोड़ा सा फील करें, और एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो इंटीरियर का काम करवाते हैं। हम अपने घर में किचन को मॉड्यूलर किचन क्यों बनाते हैं, हम खाली पहले के तरह खाली दो स्लैब डालकर भी तो हम काम कर सकते हैं ना। हम क्यों बनाते हैं मॉड्यूलर किचन, क्यों इतनी स्टोरेज हम उसमें 1.5 2 2.5 लाख 5 लाख रुपए हम खर्च करते हैं मॉड्यूलर किचन में, इसलिए करते हैं ना क्योंकि उस जब हम उसका एक प्रॉपर इंटीरियर करवाते हैं, किचन का एक मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं, तो उससे हमारी काफी प्रॉब्लम सोल्व होती है, ठीक है। इसलिए हम मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं। क्यों वार्डरोब बनाते हैं, क्योंकि हमें सामान रखने के लिए हमें जगह चाहिए, इसलिए हम वहां पर वार्डरोब बनवाते हैं।
फॉल सीलिंग क्यों करवाते हैं कि फॉल सीलिंग से थोड़ा-सा लुक अच्छा आता है, उसके बाद जो हमारी रूफ से गर्मी आती है, जो छत से डायरेक्ट गर्मी आती है, वो नहीं आएगी क्योंकि बीच में 5-6 इंची का स्पेस हो जाता है, जो हमारी स्लैब होती है और जो हमारी फॉल सीलिंग होती है। उसके बाद लाइटिंग काफ़ी अच्छे से, क्योंकि प अगर फॉल सीलिंग नहीं कराओगे तो क्या होता है, खाली वॉल्स पर या 2-4 कॉर्नर्स में वो लाइट लग जाती है, लेकिन फॉल सीलिंग के थ्रू आप अलग-अलग लाइटिंग लगवा सकते हो, थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर सकते हो। इसलिए हम इंटीरियर वहाँ पर करवाते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब कि वो बैचलर्स वगैरह रहते हैं। इसके बाद किड्स हैं या नहीं है, पेट्स हैं या नहीं है। इसके बाद गेस्ट उनके घर पर फ्रीक्वेंट आते हैं, और जो कुकिंग हैबिट्स होती हैं, कुकिंग हैबिट्स अब इसमें इसलिए ऐड करा गया है क्योंकि फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं, लेडीज ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर किचन में आना जाना, तो उसमें स्टोरेज से रिलेटेड हो, वॉकिंग स्पेस हो, तो उन चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज किया जाता है, और इन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है? तो लाइफ़स्टाइल को समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जभी तो इंटीरियर करोगे ना, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इंटीरियर थोड़ी ना कर दोगे, ठीक है? आपने ज़्यादातर लोगों को देखा भी होगा या किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से मिले भी होंगे, ठीक है? जिनको थोड़ा-सा खाली डिज़ाइनिंग में फ़ोकस रहता है, लेकिन जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, वो क्या करते हैं, हमेशा गूगल से या पिंटरेस्ट से वो इमेजेस उठा के दिखा देंगे, ठीक है? ऐसा डिजाइन हम कर देंगे, ऐसा। देखिए, डिजाइनिंग आप कर सकते हो, कुछ भी डिजाइन बना सकते हो, सॉफ्टवेयर है आपके पास, कुछ भी डिजाइन कर लो, लेकिन वो एक्चुअल इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं होती, ठीक है? एक्चुअल इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थिंक अबाउट स्टोरेज। सबसे उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेट्रो सिटी होती है, मेट्रो सिटी में ज़्यादातर लोगों के घर छोटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, 2 बीएचके, 3 बीएचके, या इंडिपेंडेंट हाउस भी होते हैं, तो 50-60 गज के नॉर्मली मेट्रो सिटी में इतने होते हैं, ठीक है? तो स्टोरेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो स्टोरेज के लिए आप क्या-क्या उनको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि हिडन स्टोरेज होते हैं आपके वहाँ पर, मतलब हम हिडन स्टोरेज कैसे बना सकते हैं, जो दिखे भी ना और काम भी हमारा हो जाए। हाइड्रोलिक बेड्स आते हैं हमारे, ठीक है? लॉफ्ट कैबिनेट्स होते हैं। इसके बाद जो कॉर्नर्स यूनिट होती हैं, वो देखिए, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में जब हम किसी रूम को डिजाइन कर रहे हैं, तो जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको हम डेड स्पेस बोलते हैं कि यार यहाँ पर क्या डिजाइन करें, तो वहां पर हम कॉर्नर यूनिट्स बना सकते हैं स्टोरेज के लिए, जो कि काफी अच्छी लगती है, और हमारी एक प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। इसके बाद पुल आउट ड्रॉज हम वहां पर बना सकते हैं। इसके बाद जो वॉल सेल्स है, उनको हम यहाँ पर बना सकते हैं। अंडर स्टेयर स्टोरेज हम वहां पर बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इन चीजों के थ्रू हम वहां पर एकदम परफेक्ट तरीके से अलग अलग प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम वहां पर स्टोरेज का काम कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थिंक अबाउट द फ्यूचर। जब भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनके फ्यूचर के बारे में भी जानना पड़ता है, क्योंकि आज उनके मान के चलो कि फैमिली मेंबर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, लेकिन फैमिली तो बढ़ेगी ना, ठीक है? तो अब ऐसा तो नहीं है कि बार-बार उसको 3-4 साल, 5 साल बाद दोबारा से उसको इंटीरियर को वहाँ पर उसको हटा के दोबारा कुछ डिज़ाइन करवाएँगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार किसी ने इंटीरियर करवाया तो 20-25 साल उनका चलता ही चलता है, या तो उसको चेंज करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर कुछ-कुछ चीज़ें वो चेंज करवाते हैं। हर एक चीज़ चेंज नहीं होती है। जैसे कि वार्डरोब हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं कि 20-25 साल इंसान चलाता ही चलाता है, उसके बाद ही कुछ चीज़ें छेड़ता है, या कुछ-कुछ चीज़ें अगर खराब हो चुकी हैं तो उनको चेंज करवा देंगे, लेकिन हर कंप्लीट इंटीरियर को वो एकदम ऐसा नहीं कि दोबारा नया करवाना है, ठीक है? इसमें जो हमारा है कि डिज़ाइनर शुड आस्क, जो आपको हमेशा पूछना है एज़ अ डिज़ाइनर, फैमिली प्लानिंग, ठीक है? किड्स ग्रोइंग, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए अलग स्पेस उनको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे, और वहाँ पर उनको वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन हम उनको वहाँ पर दे पाएँगे, ठीक है? इसके बाद विल योर पेरेंट्स बी मूविंग इन, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपके साथ रहते, अगर नहीं रहते, तो क्या वो आने वाले टाइम में 2, 4, 5 साल बाद वो रहेंगे? क्योंकि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए हमें एक अलग स्पेस बनाना पड़ता है। जैसे मैंने अब स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल दिए थे कि एक बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिनकी एक की एज है 22 साल और एक की है 65 साल, तो दोनों की
रूम वही है, बजट वही है, लेकिन डिजाइनिंग अलग अलग है क्योंकि दोनों के रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि दोनों वो यूजर ही अलग है, एज ग्रुप बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम 20 साल के 30 साल की हम डिजाइनिंग सेम कर सकते हैं, लेकिन 20 से 65 50 साल वाले की डिजाइनिंग हम सेम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मतलब वो जॉब कर रहे हैं या फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम करेंगे, अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनके लिए हमें एक अलग स्पेस वहां पर बनाना पड़ता है, जैसे कि स्टडी एरिया, स्टडी रूम, हमें उसी तरीके से वो मैनेज वहां पर करना पड़ता है। इसके बाद आपका जो घर है, ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि रेंट पे भी रहते हैं, फिर भी अपने घर का इंटीरियर करवाते ही हैं, मतलब कि रेंट पे रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो इंटीरियर वहां पर करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वहां पर चीजों को डिजाइन करना है और सोचना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि मैं इसी में कुछ एग्जांपल आपको दूं। अगर कोई किसी ने फ्लैट परचेज किया, ठीक है, अब फ्लैट परचेज किया है, न्यूली मैरिड है, ठीक है, आज उनकी शादी हुई है, अच्छे से 2 मेंबर है, आने वाले टाइम में तीन होंगे, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उनकी जो नीड्स है किड्स के बाद वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि किड्स के लिए एक अलग से रूम चाहिए। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ज्यादातर घरों में आप देखोगे जैसे कि कहीं पर टीवी कैबिनेट्स हैं, वार्डरोब हैं, या बेड के जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो पैने होते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा उनको राउंड वहां पर उसी तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि बच्चा होता है घर पे तो वो उनको लग ना जाए, क्योंकि इनसे हार्म हो सकते हैं, बड़े भी और छोटे भी, तो उन चीजों को ध्यान में रखकर ही चीजों को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, देखिए जो एक प्रोफेशनल डिजाइनर होता है ना, वो सिर्फ आज का घर नहीं बनाता, मतलब कि जैसे कि वो ऐसा नहीं कि आज उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और आज हमने उसी तरीके से हमने डिजाइन कर दिया, वो आने वाले 10 से 15 साल का सोचकर वो उन चीजों को डिजाइन करता है, और क्लाइंट इन्हीं चीजों से खुश होता है। ठीक है, अब क्लाइंट के पास 2 डिजाइनर ने वहां पर उनके पास मीटिंग करी, अब एक डिजाइनर खाली बात कर रहे कि सर आपका बजट कितना है, बताओ क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पर आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिजाइन कर दूंगा सारी चीजें। और एक दूसरा डिजाइनर है, वो सबसे पहले उनकी नीड्स को, मतलब कि पहले वाले ने क्या करा कि ठीक है आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, फोटो दिखाई कि सर हाँ ऐसा डिजाइन कर देंगे, हो गया। अब दूसरा डिजाइनर है, वो उनके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, उनके यूजेस को समझ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, उनके बेसिस पर वो चीजें डिजाइन कर रहा है। तो आप अगर खुद भी इन चीजों को सोचोगे तो आप किसको काम दोगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर, उनकी प्रॉब्लम को समझकर वो चीजें डिजाइन करेगा, तो आराम से काम मिलेगा भी उसको। अगर उसने कोटेशन ज्यादा हाई भी दिया ना, जब भी उसको काम मिल जाएगा। तो इसी तरीके से लोग मार्केट में काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म है, कंपनियां है, इंटीरियर डिजाइनिंग को इसी तरीके से काम करते हैं। उनके पास ऐसे ही लोग होते हैं जो क्लाइंट के पास जाके इस तरीके से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं हैंड टू हैंड। ज्यादातर डिजाइनिंग कंपनी ऐसी होती है कि एक क्लाइंट के पीछे एक एक 1.5 2 महीने तक लगी रहती है और क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता, सस्ती कोटेशन के बाद भी। और कुछ कंपनी ऐसी होती है कि खाली कल बात हुई है, आज मीटिंग करी और क्लाइंट कन्वर्ट हो गया और हाई कोटेशन में भी कन्वर्ट हो गया। तो ये बात करने के तरीके होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीजें आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन एज ए इंटीरियर डिजाइनर आपको सक्सेसफुल होना है तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब भी आप सरवाइव कर सकते हो मार्केट में, वरना इंटीरियर डिजाइनर बनकर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद थिंक अबाउट बजट। तो बजट के बारे में भी हमें यहाँ पर सोचना पड़ता है। ठीक है, क्लाइंट इंटीरियर डिजाइनिंग जो होती है, किसी भी घर की हम इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वो डिपेंड करती है उनके बजट पर, कि उनका बजट क्या है। उस बजट के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को डिजाइन करते हैं, हम कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते। कि किसी क्लाइंट का बजट है 5-6 लाख रुपए का, हम वहां पर डिजाइनिंग कर रहे हैं 10 लाख रुपए की, तो वो डिजाइनिंग फेल हो जाएगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल देखिए, मटेरियल अलग अलग क्वालिटी का आता है, सस्ता भी आता है, मीडियम भी आता है, हाई भी आता है, हाई एंड भी आता है, अलग अलग तरह का आता है, तो उनके बजट के अंदर कौन सा मटेरियल फिट होगा। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी अलग अलग। अब आप सोफा मार्केट में लेना जाओगे तो 5 सीटर या 7 सीटर सोफा आपको 20-25 हजार रुपए से लेके आपको स्टार्टिंग है ये। ठीक है, 20-25 भी ज्यादा हो जाएगी, कम में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो क्वालिटी डिपेंड करती है आपको। 20-25 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो अब क्लाइंट का बजट क्या है, उस बजट के अंदर सारी आपको कोटेशन बनानी पड़ती है, कि हम सनमाइका लगाएंगे तो कितने रेट रुपए तक की लगाएंगे, फॉल सीलिंग करेंगे तो पीओपी करेंगे या जिप्सम करेंगे। ठीक है,
पेंट कौन सा होगा, एक एशियन पेंट टेक्टर इमर्जन करेंगे या उसमें रॉयल साइन वगैरह करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था आपका, ठीक है, दोबारा से कर रहे हैं हम अपना स्टार्ट। इसके बाद लाइटिंग के बारे में देखिए, लाइटिंग भी अलग अलग तरह की होती है। अब किस तरह की लाइटिंग आप यूज करना चाह रहे हो वहां पर, ठीक है, लाइटिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कौन कौन सी लाइटिंग होती है, कौन सी यूज की जाती है इंटीरियर डिजाइनिंग में, ठीक है, उनके बारे में भी समझेंगे, और जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद जो फॉल सीलिंग होती है आपकी, पीओपी फॉल सीलिंग होती है, जिप्सम फॉल सीलिंग होती है, ठीक है, दो तरह की फॉल सीलिंग होती है, या जो लोअर पैनल्स के थ्रू जो हम डिजाइनिंग करते हैं, वुडन सीलिंग भी हम वहां पर आजकल करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की सीलिंग है, पीओपी में भी सिंपल भी होती है और हाई एंड भी होती है। अब कैसा डिजाइन आप चाहते हो तो उसके बेसिस पर हम वहां पर डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लम्बिंग के सामान होते हैं हमारे, जो हैंडल्स होते हैं या बाथरूम के से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होती है, उनके बारे में भी होती है। इसके बाद जो फिनिशिंग है, जो मतलब जो फिनिशेज है, अलग अलग तरह की फिनिशेज होती हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मान के चलो इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। मान के चलो कि एक क्लाइंट का बजट है 25 लाख रुपए, और डिजाइन क्या चाह रहा है कि मुझे किचन भी मॉड्यूलर चाहिए, वार्डरोब काफी यहाँ हमें यहाँ पर बनानी है, एक लाइटिंग चाहिए, सिंपल टीवी यूनिट चाहिए, ठीक है। अब 5 लाख रुपए के अंदर आप देखोगे तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप समझोगे, मान के चलो कि उनका एक 900 स्क्वायर फीट का भी एरिया है। अब 900 स्क्वायर फीट के एरिया में कम से कम अगर आप फॉल सीलिंग भी करवा रहे हो ना कंप्लीट में, अब चलो फॉल सीलिंग तो मैंने इसमें नहीं बताई आपको, कि किचन है, वार्डरोब है, लाइटिंग है और एक टीवी कैबिनेट्स है उनके वहां पर। अगर किचन की भी बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए में आपकी नॉर्मल नॉर्मल से नॉर्मल जो होती है, 1.5-2 लाख रुपए की इनकी किचन बनती ही बनती है, ठीक है। वार्डरोब हो गई, वार्डरोब आपकी रनिंग फिट के हिसाब से होती है, ठीक है, आपके उस हिसाब से वहां पर काम होता है। लाइटिंग बहुत, मतलब जिस तरह की लाइटिंग हम इंटीरियर में यूज करते हैं तो लाइटिंग अलग अलग वैरायटी की होती है, टीवी कैबिनेट्स होती है। तो 5 लाख रुपए के अंदर हमें वो मैनेज करना पड़ेगा। अब मान के चलो कि किचन क्लाइंट की ख्वाहिश है कि मेरा 2 लाख रुपए वाला बन जाए, ये क्वालिटी अच्छी है, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि सर 5 लाख रुपए का बजट, तो 5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए तक ही हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं किचन में। तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा कि 1.5 लाख रुपए के अंदर किचन, 1.5 रुपए के अंदर आपकी सारी की सारी वो आपकी वार्डरोब बन जाए अलग अलग रूम में, ठीक है, लाइटिंग हमारी हो जाए और एक टीवी कैबिनेट हमारा वहां पर बन जाए। अब मान के चलो कि इसी तरीके से अगर किसी का 25 लाख रुपए का बजट है तो हम उसमें काफी चीजें हम वहां पर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रीमियम मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं, अलग किचन की जो क्वालिटी होती है, जो कैबिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो उनके हार्डवेयर के सामान होते हैं वो हम कर सकते हैं। लग्जरी फिनिशेज हम वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। पीओपी फॉल सीलिंग कर सकते हैं जिसमें कि हम उसमें हाई एंड डिजाइन वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमें वहां पर इस तरीके से हमें डिजाइनिंग वहां पर करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो जो एक एक गुड डिजाइनर होता है, वो सबसे महंगा डिजाइन ऐसे नहीं करता कि आपने कुछ भी कहा और कुछ भी डिजाइन कर देगा। वो पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझकर, उनके बजट को समझकर वो एक एस्टिमेट बनाता है प्रॉपर तरीके से, और उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ही वो क्लाइंट को बताता है कि सर आपका बजट इतना है और इस बजट के अंदर इस जैसे किचन है तो इस पर हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वार्डरोब पर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉल सीलिंग पर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेंटिंग पर इतना कर सकते हैं। अगर आपको चीजें बढ़ानी है तो आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, जब भी ये चीजें पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से हमें वहां पर काम करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, अब लग्जरी वर्सेस प्रैक्टिकली, ठीक है। अब लग्जरी और प्रैक्टिकल, अगर हम कोई चीजें हम समझें, लग्जरी का मतलब अलग होता है और प्रैक्टिकल चीजें हम जब डिजाइन करते हैं उसका मतलब एक अलग होता है। अब लग्जरी विदाउट प्रैक्टिकली, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हाई मेंटेन, हमने वहाँ लग्जरी तो कर दी लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई जाएगी, वहां पर आपकी मनी का ज्यादा वेस्ट होगी लग्जरी के चक्कर में। इसके बाद कुछ ना कुछ डेली प्रॉब्लम्स आपको वहां पर फेस करनी पड़ेगी। अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से हम कोई चीज हम डिजाइन कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से लग्जरी चीजें हम डिजाइन कर रहे हैं। अभी पहले क्या था पॉइंट, कि हमने चीजें डिजाइन तो कर दी लेकिन वो क्या है, लग्जरी तो कर दी लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअल में। लेकिन हमने क्लाइंट को खुश करने के लिए उनके बजट के अंदर हमने वो चीजें डिजाइन कर दी, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए,
हर कोई चाहता है कि हमारा घर काफ़ी सुंदर बने, काफ़ी ब्यूटीफुल बने। इसके बाद उसका फंक्शनल काफ़ी परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे मतलब कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका एक फंक्शनल क्यों हमने डिज़ाइन करी, उसका पर्पस क्या है? क्या यूज़ होगा? ठीक है? इसके बाद उसकी ईज़ी मेंटेनेंस हो सके, क्लाइंट पर कभी भी मेंटेनेंस का बोझ ना पड़े, कंफर्टेबल हो। ठीक है? कि हम अगर लिविंग रूम में सोफ़ा वगैरह प्लेस कर रहे हैं, टेबल्स है हमारी वहाँ पर डाइनिंग टेबल है तो कंफर्टेबल हो। किसी को आने-जाने में प्रॉब्लम ना हो, आराम से सिटिंग वहाँ पर हो सके, किसी को उठ के जाना है तो दूसरा इंसान डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? और इसके बाद लॉन्ग लास्टिंग हो कि कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो देखो उनकी लॉन्ग टाइम चले, 20, 25, 30 साल वो चीज़ें चले। अब ऐसी भी चीज़ें नहीं कि उनके बजट के अंदर लग्ज़री दिखानी है और चीप क्वालिटी हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें वहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है? देखिए, जैसे कि अगर हम इसे भी एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें तो अगर कोई अ, किचन हम डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे, ठीक है? और किचन में हमने थोड़ी-सी व्हाइट ग्लोस एक सनमाइका वगैरह विनाइल हमने वहाँ पर यूज़ कर ली, उसका लुक बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि शाइनिंग है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स अगर उस पर हाथ रखे हो तो आप क्योंकि किचन में वो हाथ रखोगे, हाथ के निशान हमारे यहाँ पर होंगे। डस्ट क्योंकि जब खाना बनता है तो वो चिपचिपाहटपन हो जाती है, वो भी आएगी। इसके बाद डेली आपको साफ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी, तो हमें उस किचन में क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर मैट फिनिश की चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जिसका लुक एलिगेंट हो, प्रीमियम लगे, ईज़ी मेंटेनेंस हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और बेटर चॉइस हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को वहाँ पर डिज़ाइन करना है। अब देखिए, अब हम समझते हैं यहाँ पर डिज़ाइन थिंकिंग चेकलिस्ट। देखिए, जब भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ों की चेकलिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, जो आपको क्लाइंट से पूछना है, ठीक है? सबसे पहले यूज़र कौन है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा ये चेकलिस्ट है कि यूज़र कौन है। कोई मतलब यंग एज है, ओल्ड एज है, फैमिली लेडीज़ हैं, तो यूज़र कौन है आपका? इसके बाद इस स्पेस का पर्पस क्या है? मतलब जो भी चीज़ वो डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है? सबसे पहले वो पर्पस क्लियर होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है? डेली रूटीन क्या है उनका, ठीक है? इसके बाद कितनी स्टोरेज चाहिए? ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारा जो ये फ्लोर है, हमारा ये खाली रहने के लिए, स्टोरेज के लिए नहीं, तो स्टोरेज आपको यहाँ भर-भर के नहीं बनानी है, सिंपल थोड़ी बहुत स्टोरेज बनानी है, लेकिन स्टोरेज के लिए हमारा सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, स्टोरेज के लिए हमने अलग एरिया बनाया हुआ है, ठीक है? या अलग स्टोर रूम है। इसके बाद फ्यूचर नीड्स क्या हैं आपकी? जो मैंने पूरी इसमें वीडियो में आपको बताया, ठीक है? उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अब चेकलिस्ट आपको दे रहा हूँ कि हाँ, अब आपको उसका एक मतलब इतनी चीज़ें हमने समझी, अब उसके आपको एक पीपीटी के थ्रू, एक पेज के थ्रू, वो एक चेकलिस्ट के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? उनका बजट कितना है, ठीक है? क्योंकि बजट के बिना हम डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, बार-बार मैं यही कह रहा हूँ आपको, तो बजट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद मेंटेनेंस कितनी ईज़ी होनी चाहिए। क्लाइंट देखिए काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि सर नहीं मुझे तो यही लग्ज़री तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि सर ये जो हमने डिज़ाइनिंग करी है ये इसलिए करी है क्योंकि आपकी मेंटेनेंस आराम से हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है? इसके बाद सेफ्टी किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए सेफ्टी भी बहुत चीज़ें होती हैं, अब हम कहीं पर मान के चलो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर ही है और बाहर हम वहाँ पर यूपीवीसी की विंडो लगा रहे हैं, अब खाली ग्लास है, कोई ग्लास पर कुछ मारेगा तो टूट जाएगा, तो वहाँ पर भी सेफ्टी खराब है। या जो वार्डरोब होती है, टीवी कैबिनेट है, उनके कॉर्नर्स बहुत पैने तो वहाँ पर राउंड देने पड़ेंगे। तो सेफ्टी हर तरीके से बड़ों को भी देख के और बच्चों को देखकर भी हमें वो सेफ्टी वहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है? इसके बाद जो मतलब किस तरह की फंक्शनैलिटी मतलब जो कलर्स कॉम्बिनेशन है उसका किस तरीके से उन चीज़ों को बनाकर हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है? तो इसी तरीके से हमें चीज़ों को यहाँ पर डिज़ाइन करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझकर, उनकी प्रॉब्लम को समझकर। ठीक है? तो इसी तरीके से चीज़ें हम डिज़ाइन यहाँ पर करते हैं। ये था हमारा डिज़ाइन थिंकिंग। ठीक है? देखिए डिज़ाइन थिंकिंग देखिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैं फिर आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकल चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये आपको पढ़ने में, देखने में आपको बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन इनके बिना आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बन सकते। डिज़ाइन थिंकिंग का पर्पस ही यही होता है कि जब आप क्लाइंट से मिलो, मीटिंग करो, तो किस तरह की थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, क्लाइंट से क्या चीज़ें आपको पूछनी है, किन-किन चीज़ों पे आपको बात करनी है,
उनकी नीड्स को आपको समझना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आपको समझना है, उनकी प्रॉब्लम को आपको समझना है और उसका एक सॉल्यूशन, एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है और उनके बजट को समझना है और उस बजट के अंदर क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल हैं वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर क्लाइंट का बजट है 10 लाख और आपने कह दिया कि ठीक है सर, और उनकी ख्वाहिश है 20 लाख रुपए की और आपने हाँ कर दी काम लेने के लिए कि सर हाँ बन जाएगा, ठीक है, 10 लाख रुपए में बना देंगे। जब आप काम करोगे एक्चुअल में आपको भी पता है 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए में नहीं बन सकता। 10 के में आप 11-12 लाख रुपए की तो डिजाइनिंग दे सकते हो, लेकिन 20 लाख रुपए में अंतर बहुत हो जाता है। लेकिन 10 से 11 भी जाओगे तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस होता है, तो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए आपको हर एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जब भी आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमारा इतना ही था डिजाइन थिंकिंग में। अगर आपका कोई डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछिए, कुछ समझ नहीं आया या आप चैट के थ्रू, ऐप में चैट के थ्रू भी आप बात कर सकते हो। आप अपना क्वेश्चन आप बता सकते हो, तो जब भी आपके वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में जितना कुछ चीजें हमें डिजाइन थिंकिंग के थ्रू हमने सीखी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। ठीक है, वरना मैं क्लोज कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए हम क्लोज करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट के थ्रू हम आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।